बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फैमिली फिजिशियन डायबिटीज के आप बहुत ज़्यादा पेशेंट देख रहे हैं, इसी तरह डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक फुट जो है वो बड़ा प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो रहा था, जिससे एम्पुटेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी, इन्होंने मेवा हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट डायबिटिक फुट क्लिनिक बनाया और उसमें बेशुमार लोगों के जो है लिम्स सेव किए। तो आपको रियली आप यू विल एंजॉय दिस प्रेजेंटेशन। डॉक्टर अरशद सिद्दीकी साहब इज आई थिंक वन ऑफ द रेयर एक्सपर्ट्स इन डायबिटिक फुट अल्सरेशन ट्रीटमेंट। तो आप प्लीज इनका बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जो ऑनलाइन भी दोस्त हैं वो भी ज़रा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको आज की प्रेजेंटेशन के बाद लिम्ब सेविंग में कितनी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। ना शायर हूँ मैं, ना शऊर है इश्क मुझको पैर, ना शायर हूँ मैं, ना शऊर है इश्क मुझको पैर, मैं तो लिखता हूँ कि हाल ऐसे बयान कर सकूं। तो डायबिटिक फुट डिजीज के हवाले से आवाज में सामने आ रही थी, तो डायबिटिक फुट डिजीज के हवाले से ना ही कोई बहुत बड़ा हमारा क्लेम और दावा है। मकसद सिर्फ ये है यहाँ पे सच्चे होने का, और जो आप लोगों ने स्लोगन दिया है डेफिनेटली इस डायबिटीज को शिकस्त देने के लिए जरूरी है कि हम उसकी तमाम कॉम्प्लिकेशन को ना सिर्फ समझें बल्कि उसके लिए मुकम्मल तौर पर अपने आप को स्टेट ऑफ द आर्ट और स्किल भी अपने आप को तैयार करें, उसको मुकम्मल तौर पर मैनेज कर सकें। इससे पहले कि हम अपनी वर्कशॉप का फॉर्मली स्टार्ट करें, आगाज करें और पेशेंट पे हम अपनी असेसमेंट का स्टार्ट करें, मैं सिर्फ दो चीजों से ये सेंसिटाइज करना चाहूंगा कि डायबिटिक फुट डिजीज की ग्रेविटी क्या है, सेवेरिटी क्या है, मॉर्बिडिटी क्या है। 2008 तक आईडीएफ का क्लेम था, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का, कि एवरी 30 सेकंड a limb is lost somewhere in the world just because of diabetes. Non-traumatic amputation. Every 30 seconds. लेकिन 2015 में जो उन्होंने नया एटलस रिलीज किया, उसके मुताबिक केस सेवेरिटी 30 सेकंड से बढ़ती हुई एवरी 20 सेकंड। यानी जब से मैंने अपने गुफ्तगू का आगाज किया और इस वक्त तक मुमकिन है कि ठीक है, वो प्रोजेक्टर को रखे ना ऑन करके पास, और माइक बंद कर। दूसरी तरफ 5 ईयर मॉर्टेलिटी इवन आफ्टर एम्पुटेशन, अगर हम प्रोस्टेट और लिम्फोमा की कंबाइन करके 5 ईयर मॉर्टेलिटी अगर मेजर करें तो वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उस पेशेंट पॉपुलेशन की है जिसकी लोअर एक्टिविटी एम्पुटेशन डायबिटीज की वजह से होती है। ये दो तस्वीरें, दो डेटा सिर्फ इसलिए शेयर किए ताकि मैं अपने आप को और इस ऑडियंस को, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को सेंसिटाइज कर सकूं कि हम जिस चीज से बात करने जा रहे हैं, इस डिजीज की इवैल्यूएशन और असेसमेंट की बात करने जा रहे हैं, वो कोई ऑर्डिनरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डायबिटीज की इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस दैट एंड अप सम काइंड ऑफ मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। तो हम लेट अस स्टार्ट विद वर्कशॉप ऑन पेशेंट एंड आई वुड रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ यू टू volunteer himself or herself to assist me in this. Anyone, कोई भी फर्क, प्लीज डॉक्टर।
आप सब जैसे जानते हैं कि डायबिटीज इज अ मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर, ऐसा और right from head to toe, not a single tissue, not a single organ is spared or organ. ठीक है ठीक है। आप ऑनलाइन आवाज ठीक आ रही है? तो diabetes results in two major risk factors that ultimately lead to any physical manifestation of diabetic foot disease. Number one, diabetic peripheral neuropathy, and number two, peripheral arterial disease. इस वर्कशॉप में हम दोनों ही मेजर रिस्क फैक्टर्स को उसकी फिजिकल एवेल्युएशन से लेके फिजिकल मैनिफेस्टेशन तक न सिर्फ असेस करेंगे, बल्कि इन शॉर्ट में साथ साथ ये भी शेयर करता चला जाऊंगा कि ये दोनों रिस्क फैक्टर्स किस अंदाज से इंडिपेंडेंटली या इन कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक फुट डिजीज। डायबिटिक फुट डिजीज सिर्फ अल्सर नहीं है, डिफॉर्मिटी डायबिटिक फुट डिजीज है, ड्राइनेस डायबिटिक फुट डिजीज है, प्री अल्सरेटिव कंडीशन डायबिटिक फुट डिजीज है, फंगल इन्फेक्शंस ड्यू टू क्रॉनिक compromised immunity due to diabetes mellitus, वो diabetic foot disease है, nail changes due to diabetes mellitus, वो diabetic foot disease है। तो कोई भी ऐसी चीज जो डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज की वजह से फुट में अपीयर हो रही है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डायबिटिक फुट डिजीज, राइट। अब हम असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। शकील अहमद साहब मेरे साथ हैं, तो ये पाँव किन किन अफराद को नजर आ रहे हैं? तो जहाँ पे बैठे हैं सबको नजर आ रहे हैं? गुड। अगर कुछ लोगों को इस साइड पे नजर नहीं आ रहा तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी भी प्लेस खाली है इस साइड पे, इधर तशरीफ ले आए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फिजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट। अगर आप देख पा रहे हैं पाँव को, तब तो समझ पाएंगे और मैं प्रॉपर्ली डिलीवर कर पाऊंगा। अब ठीक है सर, ये लाइट अगर बंद कर दे तो स्क्रीन ज्यादा क्लियर हो जाए। वो पीछे बस अब ठीक है सर, दैट्स मोर देन माइक साइड पे इस सब आप किधर आए? थोड़ा सा इस साइड पर और इस साइड पर। चल रही है। अगर इस काउच ये को ज़ूम पे भी चल रही है। करते हैं, फोटो इधर कर ले, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? क्योंकि इधर हमें मूव करना है तो बार-बार पिक्चर अपना ये ज़ूम की चल रही है। हाँ जी, गुड। ये माइक उठा ले, टेबल पे खा ले, टेबल डीप हाइट पे बैठे, घुमा दें। अब मेरा ख्याल है सबको नजर आ रहा है, जो जूम पर मौजूद है वो भी जो फिजिकली मौजूद है उन्हें भी, राइट। अब ठीक है मैडम, एवरीबॉडी ओके विद दिस अरेंजमेंट? परफेक्ट। ठीक है शकील साहब, अब मुझे आप ये शेयर करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता दोनों मिलकर वर्कशॉप को आगे बढ़ाएंगे। आपको नॉर्मल फुट और इस पेशेंट के फुट में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या फिजिकल साइन आपको नजर आ रहे हैं? गुड। जिसे डॉक्टर साहब ने स्वेलिंग का, एक्चुअली दिस इज डिफॉर्मिटी, शार्कोट डिफॉर्मिटी। ये चूंकि बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमन है, हम इस पे आखिर में बात करेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो कोई भी पर्सन में याद करवा दे, मैं इस पे डिस्कशन कर लूंगा ताकि बता सकूं कि शार्कोट फुट क्या है। तो दिस इज डिफॉर्मिटी। नॉर्मली मीडियल आर्च कनकेव अपवर्ड्स होती है, जो कि इस वक्त
तनवीर अख्तर। जब पैर इकट्ठा कर लो उसको। अब आप ये देखिए इसकी मीडियल आर्च डिस्टर्ब हो गई है, कनकेव अपवर्ड की बजाय वो कन्वेक्स आउटवर्ड हो गई। तो कैसे हुई है उस पर हम आखिर में बात करेंगे, बट इट इज आल्सो ड्यू टू डायबिटीज। नंबर 1 डिफॉर्मिटी है, शार्को डिफॉर्मिटी। गुड। नंबर 2 उसके सेंटर में अल्सर है। गुड। और सराउंडिंग में इरोजन अल्सर है। अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक फुट डिजीज में अल्सर बनता कैसे। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे मैंने बताया पहले कि प्राइमरी रिस्क फैक्टर है फॉर डायबिटिक फुट डिजीज। 90% ऑफ अल्सर्स इन डायबिटिक्स इन फुट दे आर बिकॉज ऑफ डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक। और ये तीनों ही कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली या इन कॉम्बिनेशन डायबिटिक फुट डिजीज काज करते हैं। जब मोटर न्यूरोपैथी होती है तो रिफ्लेक्सेस डिस्टर्ब होती है, मसल फंक्शन ऑफ मोटर मसल्स वो डिस्टर्ब होता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो मोटर मसल्स की वेस्टिंग और एट्रोफी होती है। जब उसकी एट्रोफी होती है तो इन टर्न थ्रू टेंडेंस उस एट्रोफी की वजह से जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है फुट का, शेप है, एनाटॉमी है, वो डिस्टर्ब होती है। तो हमारे फुट की जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन या शेप है, आर्किटेक्चर है, वो इस अंदाज से बना हुआ है कि जो मेटाटार्सल हेड्स हैं, यहाँ पे 2/3 ऑफ फैटी टिश्यू, सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू जहाँ पर just to make sure that when patient walks, his subcutaneous tissue or skin does not develop skin induration or skin atrophy. जब पेशेंट की शेप चेंज हो जाती है तो ये फैटी टिश्यू मोबिलाइज हो जाता है, या मेटाटार्सल हेड जो कि बॉडी वेट सस्टेन करते हैं, वो वेट मेटाटार्सल हेड्स की बजाय कहीं और जाके ट्रांसफर होता है, शिफ्ट हो जाता है। इस शिफ्टिंग की वजह से जो नेचुरल बफर जोन है सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू की वजह से, वो नेचुरल प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। और उस नेचुरल प्रोटेक्शन के खत्म होने से जब मेटाटार्सल हेड कॉन्शियस वॉकिंग की वजह से सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन पर प्रेशर डालते हैं, वेट डालते हैं, तो स्किन इंजुरेशन और हार्डनिंग की वजह से कैलस होता है। कैलस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डायबिटिक फुट अल्सर। If you are successful in prevention of callus, somehow or the other, you are successful in prevention of diabetic foot ulcer. So 0 point callus है और callus का start हुआ है motor neuropathy की वजह से, and this is the pure neuropathic ulcer because Charcot osteoarthritis does not occur if patient does not have neuropathy. Pre-established neuropathy चाहे वो डायबिटीज की वजह से या किसी की वजह से। तो हमने डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के एक कंपोनेंट पे बात की कि किस तरीके से मोटर कंपोनेंट ऑफ न्यूरोपैथी एंड अप इन कैलस डेवलपमेंट एंड हाउ कैलस रिजल्ट इन आइदर सबक्यूटेनियस हार्डनिंग और स्किन इंड्यूरेशन, और जो कि अल्टीमेटली अल्सर की शक्ल में हमारे सामने आता है। This is the one component of diabetic peripheral neuropathy, right? ठीक है, और कैसे नजर आ रहा है? और ये ग्रीन हो जाए, बेशक थोड़ा सा आगे हो जाए, और ये साइडों में ये डिब्राइटमेंट है। This is the callus debridement, ठीक है? और क्या नजर आ रहा है आपको? आप इसकी वेब स्पेसिस खोल के देखें, पाम की प्लांटर डॉक्टर सर्फेस देखें, इसके नेल्स देखें, कुछ और आपको फील हो रहा है? टॉर्च, मैं मोबाइल टॉर्च से काम चला रहा हूँ। जी, वेरी गुड। Look,
Now comes the dysautonomia due to diabetes mellitus. This is the third component of diabetic peripheral neuropathy. पेरिफेरल नर्व डिस्फंक्शन जब होता है तो डिसऑटोनोमिया की वजह से स्वेट ग्लैंड्स की दो ही पैथोलॉजीज आएंगी, या तो हाइपर फंक्शन होंगे या अंडर हाइपो फंक्शन होंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं रहेगी। दोनों सूरतों में जब स्वेट ग्लैंड अगर हाइपर फंक्शनल होंगे तो स्वेटिंग ज्यादा होगी, और जब स्वेटिंग ज्यादा होगी तो मॉइस्चनेस ज्यादा होगी, और जब मॉइस्चनेस साफ नहीं होगी टिश्यू पेपर या हाथ या कपड़े से किसी भी तरीके से, तो ये जो पोटेंशियल वेब स्पेसेस हैं, these are very much vulnerable for tinea pedis superficial skin fungal infection, जिसे हम स्किन मैसेरेशन भी कहते हैं, टीनिया फंगस भी कहते हैं, टीनिया पीडस भी जिसे कहते हैं। और जब हाइपोफंक्शनल स्वेट ग्लैंड होंगे तो ड्राइनेस आएगी, और ड्राइनेस को जब आप पेट्रोलियम जेली, सिंपल पेट्रोलियम जेली या कोई भी बॉडी लोशन लगा के इसको खत्म नहीं करेंगे, तो वो ड्राइनेस would end up in production of friction force between the footwear and the skin of the patient, और वो फ्रिक्शन जो कि एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से ज्यादा एक्सेसरबेट हो गई है, वो या तो ब्लिस्टर के साथ आएगी या इन्फ्लेमेशन के साथ आएगी जो अल्सरेट करते हैं। तो ये सेकंड कंपोनेंट है डिसऑटोनोमिया, जो कि डायबिटिक फुट डिजीज काज कर रहा है, या तो फंगल इंफेक्शन मैसेरेशन करके या ड्राइनेस ब्लिस्टर फॉर्मेशन और अल्सर बना के। गेम स्टार्ट हुई है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी से और एंड अप हो रही है किसी न किसी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटिक फुट डिजीज, राइट। और पोटेंशियल स्पेस टीनिया पीडस के लिए हमेशा वेब स्पेस है, और जब तक आप एक डायबिटिक पेशेंट का वेब स्पेस को एग्जामिन नहीं कर लेते, उसको एजुकेट और काउंसल नहीं कर देते, उस वक्त आपकी डायबिटिक फुट असेसमेंट अधूरी है, नामुकम्मल है, इनएडिक्वेट। So patient should be educated to keep his or her web spaces at least most of the time as dry as practically possible, right? जी, और क्या नजर आ रहा है आपको? इसकी नेल्स देखिए शकील साहब, नेल्स की आपको इसकी शेप इसकी नॉर्मल नजर आ रही है। इसके बॉर्डर्स देखें, क्या जो नेल बेड है उसके अंदर नेल पेनिट्रेट तो नहीं कर रहे, ग्रो तो नहीं कर रहे, मुड़ गए हैं। These are called ingrown toenail, and this is one of the physical manifestation of poor nail care that results in penetration of the nail into underlying subungual tissue and result in breakage of the skin, resulting in portal of entry for super bacteria and producing diabetic foot infection. और पेशेंट को एहसास क्यों नहीं होता इनग्रोन टोनेल का? Excellent. Neuropathy, and this is called sensory component of diabetic peripheral neuropathy, third and last component. अब सेंसरी क्या होता है? लैटरल कॉलम, डॉर्सल कॉलम, पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मुझसे बेहतर जानते हैं। These are senses of protection. मुझे या आप में से किसी को कोई पांव पे कंकर लगे, चूंटी काटे, चूहा काटे, पत्थर लगे, शीशा लगे, फौरी तौर पे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सर, विथड्रॉल रिफ्लेक्सर पीछे की तरफ खेलते हैं। हमारे पास डायबिटिक फुट क्लिनिक में ऐसे पेशेंट भी आते हैं, बल्कि आपके पास हमसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते होंगे, जो घर से बाहर गए, मार्केट में गए हैं और जूता पहन कर गए हैं, वापस आए तो जूते हैं ही नंगे पांव, जूतों समेत बेड पर लेटे हुए सो रहे हैं, रात सोए, नीचे सोए, चूहे ने किसी चूंटी ने काटा उसे पता ही नहीं है और अल्सर के साथ आए हैं। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे पास आया, वो जो गाड़ी का वो होता है रेडिएटर, उसका गर्म पानी उसने खोला है, उसके पांव पे नीचे गिरा, उसे पता ही नहीं है और वो ब्लिस्टर के साथ हमारे पास आया। तो these are senses of protection, thermal, तो पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ये जितने भी केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं या एक्सोजिनस जो
टॉक्सिन है प्रोडक्शन ऑफ अल्सर या ट्रामा की, उन सब से हमें ये बचाते हैं। पेन इज द बिगेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायबिटिक फुट अल्सर इन डायबिटिक पेशेंट न्यूरोपैथी। पेन खत्म, पेशेंट की मिजरी स्टार्ट हो गई। किसी ने कहा था ना कि ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए। तो ये जो पेन की सेंस है डायबिटिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली 20 to 30% पेशेंट डायबिटीज के डायग्नोज ही उस वक्त होते हैं जब वो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप कर चुके हैं। तो अब ये 3 कंपोनेंट्स हमने फिजिकली असेस करने हैं कि जब एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक पे आया है तो आपने डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि प्राइमरी मेजर रिस्क फैक्टर है डायबिटिक डिजीज का, ये तीनों कंपोनेंट आप क्लिनिकली असेस कैसे करेंगे? मोनोफिलामेंट, दिस इज कॉल्ड, आप लोग सब जानते होंगे 10 ग्राम मोनोफिलामेंट, राइट? And this is the best possible bedside screening tool, screening not confirmation tool, to assess extent, severity or presence or absence of diabetic peripheral neuropathy. कैसे करते हैं? शेख साहब माइक इधर रखते हैं, राइट साइड पर आ जाइए। स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले शेख साहब आपने पेशेंट को उसके फोरहेड पे ये टच करके ये एहसास दिलवाएं तो पूछें कि क्या आपको कुछ चीज फील हो रही है? लगाएं पहले। अच्छा, ये फिर मुझे देंगे, थैंक यू। अब कितना प्रेशर एक्सर्ट करना है कि इनफ प्रेशर पेशेंट को, जी गुड, सी शेप कर्व हो जाए और एटलीस्ट फॉर 2 सेकेंड। गुड, क्या महसूस हुआ? वेरी गुड। अब आप इनको एजुकेट करेंगे कि यही मोनोफिलामेंट मैं आपके दाएं और बाएं पांव पे लगाऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि ये दाएं या बाएं पांव पर लगी है, कहाँ लगी है, कब लगी है। जब आपको महसूस हो उसी वक्त आप मुझे बता दीजिएगा कि डॉक्टर साहब मोनोफिलामेंट ये चीज जो आप लगा रहे हैं मेरे दाएं या बाएं पांव पर लगी। गुड, प्लीज। जी, और जैसे डॉक्टर ने पॉइंट आउट किया कि जिस तरीके से फोरहेड पे महसूस हुई है उसका टच, उसी तरीके से वो महसूस होगा। जी, स्टार्ट करते हैं दोनों पाँव पे। आइडियल साइट्स कौन सी हैं? कोई शेयर करेगा मुझसे? श्री साहब इधर आ जाइए प्लीज। आइडियल साइट्स, जी जी, toes, 1 2 3 4 5 exactly, alternate head of plantar surface of toes, 3 ये बनेंगे और एक पांव पे कहीं पर भी कर लें। अगर इन 4 पॉइंट्स में से कोई 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे पेशेंट आपको नहीं बता पाता तो इट मीन्स पेशेंट को सस्पेक्टेड है कि वो न्यूरोपैथी डेवलप कर चुका है। नाउ यू शुड मूव ऑन फॉर कंफर्मेशन ऑफ न्यूरोपैथी। उसकी कंफर्मेशन ना भी हो, आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हिस्ट्री और ये मोनोफिलामेंट का एग्जामिनेशन इज मोर देन इनफ टू
So patient has already developed loss of protective sensation. इसके अकॉर्डिंगली आप सबके पास लिटरेचर मौजूद है और उसके अंदर एक डॉक्टर्स के लिए हमने ब्रोशर डायबिटिक फुट डिजीज का बनाया है। उसमें रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं कि पेशेंट लो रिस्क कैटेगरी है, मॉडरेट रिस्क कैटेगरी है, हाई रिस्क कैटेगरी है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है। ये जो छोटा क्वेश्चन at the end of the examination and full assessment, डिसऑटोनोमिया के लिए पोस्टर ड्रॉप, ड्राइनेस, ब्लैडर डिसफंक्शन या साइनस टैकीकार्डिया या और कम्बरसम बेडसेट प्रोसीजर्स हैं, आप हिस्ट्री पे वो कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन पे पोस्टर ड्रॉप कर सकते हैं। मोटर कंपोनेंट के लिए सिंपली जैसे हम मोटर रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, आप एंकल रिफ्लेक्स और नी जैक चेक कर लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, सब्जेक्टिवली इफ यू आर गुड एट हिस्ट्री टेकिंग, एट द एंड ऑफ द हिस्ट्री आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को न्यूरोपैथी है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? So before we proceed, I want to discuss about second component of diabetic foot disease as far as peripheral artery disease is concerned. Diabetic peripheral neuropathy primary risk factor है diabetic foot disease का, जो कि 90% neuropathy के अंदर start करता है। दूसरा जो secondary component है वो है peripheral arterial disease, जो कि 9 to 10% न्यूरो इस्कीमिक या प्योर इस्कीमिक असर स्टार्ट करता है। अब उसकी हिस्ट्री में कोई मुझे बताएगा कि पेरिफेरल आर्टेरियल इस्कीमिया जब होगा तो उसकी हिस्ट्री में पेशेंट आपको क्या बताएगा? क्लॉडिकेशन, एंड क्लॉडिकेशन इज प्रेजेंट ओनली इन 10 to 20% ऑफ केसेस। 80 to 90% केसेस में इस्कीमिया होता है लेकिन कोई साइन सिम्टम नहीं। क्रैम्प्स भी उसका पार्ट है सर। क्लॉडिकेशन तो क्लासिक है ना, कि मैं यहाँ से वहां तक पेशेंट चलेगा, उसको पेन होगी काफ्स में, और जैसे ही वो रेस्ट करेगा सर्कुलेशन रिस्टोर होगी, मसल की डिमांड कम होगी और इस्कीमिया रिलीव होगा उसका, और वो पेन उसका सबसाइड और रिलीव होना शुरू हो जाएगा। ये क्लासिक क्लॉडिकेशन है। इसी तरीके से पेशेंट को आप कहेंगे कि वो टांगे उठाए तो क्या होगा? अगर इस्कीमिया हुआ तो उसको एग्जैक्टली उसकी कलर चेंज आएगी, राइट? कलर चेंज आएगी क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो पहले ही कम है। जब ग्रेविटी बढ़ाती फ्लो मजीद कम हो जाएगा तो ना सिर्फ उसको सिम्टम आएंगी बल्कि उसको कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, ग्रे, ब्लूइश, इस तरह का, राइट? तो ये तो है हिस्ट्री, जिसका मैंने बताया कि 80-90% एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें कोई सिम्टम नहीं मिलेगी आपको पेरिफेरल इस्कीमिया। और ये भी जहन में रहे कि स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन आर मोर नोटोरियस फॉर पेरिफेरल इस्कीमिया देन डायबिटीज। और अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव भी है, स्मोकर भी है, तो डेफिनेटली वो मल्टीपल टाइम उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पेरिफेरल इस्कीमिया को आपने बेड साइड पे कैसे असेस करना है आफ्टर हिस्ट्री, एंड इट कम्स अगेन विद इंस्पेक्शन। शकील साहब, आपको इनके पाँव में इधर आके प्लीज, आप हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, ठीक है, स्पेशली मेल्स के अंदर, राइट? फीमेल है, ऑब्वियस काजेस के लिए मैं ज्यादा इनको एक्सपोज नहीं कर रहा। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखें अप टू नी जॉइंट, कि स्कैंट हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है या वैसे उसी तरीके से हेयर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल। नंबर 2,
एट्रॉफी इसमें भी हो सकती है, मसल एट्रॉफी। नंबर 3, नेल चेंजेस भी लॉन्ग टर्म इस्कीमिया के दौरान। नंबर 4, जो इस्कीमिक अल्सर्स हैं वो ज्यादा आपको टिप्स पे मिलेंगे, जो तो ये आप देख रहे हैं, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है। देयर आर टू पर्पसेस इन द फुट, डॉर्सालिस पीडस आर्टरी एंड पोस्टीरियर आर्टरी। ठीक है, ये सब डॉर्सालिस पीडस आर्टरी इन बिटवीन फर्स्ट टू टोज, राइट। आप या तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल जाएंगे या डिस्टल से प्रॉक्सिमल आएंगे और देखें कहीं आपको पल्स फील हो रही है। आराम से सुकून से टाइम में दूसरे पांव पे देखें। Whenever there is pain, always compare, right? दोनों फीट हैं, दोनों को सुकून से दोनों आर्टरीज देखें। And before you make a judgment, come to a judgment, right? Don't forget to palpate posterior tibial artery. Sometimes dorsalis pediis artery anatomical variant की वजह से अपनी पोजीशन पे नहीं हो सकती, तो आप अपनी कंक्लूजन से पहले पोस्टीरियर tibial artery को भी देखें, just behind medial labrum। इसकी वजह भी शार्कोट ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी ही है, वो हम आखिर में बात करेंगे। मिल रही है आपको जी। अगर आपको इन केस फिजिकली फर्क नहीं होती है तो दिस इज हैंड एज डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, जस्ट टू मेक श्योर कि इनका पेरिफेरल ब्लड फ्लो आर्टरी में है तो यू मेक अ even if you are good at clinical bedside techniques or calculation of pulses, it carries as high specificity and sensitivity to rule in or out peripheral ischemia as almost 90%. 90%. सिर्फ फर्स्ट एग्जामिनेशन से आप बता सकते हैं इस पेशेंट को अंडर में पेट्रा के पेशेंट है क्या, ठीक है। डॉक्टर actually this is a subjective और subjective ही इसको कैटेगरी है। इतनी नॉर्मल है जितनी आपसे मेरी सर्च फील हो रही है, लेकिन क्लास फिर आप फैक्टर्स, जो एज और जेंडर है, फैमिली हिस्ट्री है, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। आप और मैं जेंडर, एज, अपनी फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते, और ये तीनों ही इंडिपेंडेंट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस डेफिनेटली विल एंड अप इन पुअर पर्सन, पुअर इस्कीमिया, राइट। आप स्मोकर्स में ही होती है, वो बेसिकली वेस्कुलाइटिस की टाइप है, उस डिटेल्स में हम जा नहीं रहे हैं, अदरवाइज स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। डायबिटिक फुट डिजीज में पल्सेस की एग्जामिनेशन में इसका
डॉपलर का क्या किरदार है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। नजर आ रहा है सब लोगों को? जहाँ पोजीशन है ना उस पे आराम से प्रोब को आराम से और ढूंढे आटे को। यहाँ पे ये 149 नहीं सर, आवाज है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसे कहते हैं जुगाड़। थैंक यू सर। जी जैन ऑन लगाए थे। आवाज आ रही? शाह शाह शाह। अगर कोई लाहौर से है और शुमाली लाहौर से है तो जब वो एक मोरिया पुल से वो ट्रेन गुजरती है बिल्कुल वही आवाज। तो ये आवाज है पेरिफेरल पल्स की, ब्लड फ्लो की, आर्टीरियल ब्लड फ्लो। ठीक है, ये आपको अगर मिल रहा है, जब नॉर्मल फ्लो होगा ना तो शां 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 बड़ी तेजी से ऊंची आवाज आएगी, श्रिल मिलेगी आपको, उसकी पिच उसकी लाउड होगी। जब पुअर फ्लो होगा ना, वक्त के साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका फ्लो ठीक नहीं है। जवाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे लगाएंगे जल। बाल सीधा कर लेना अपना, एनजी का रखना। ठीक हो गया? माइक कंपेरिजन कर रहे हैं। इट्स सपोज्ड टू बी नॉर्मल। ठीक है, कोई ज्यादा यंग बंदा है तो इतने आ जाए, फिर कर लेते हैं। ठीक है, तो बात ये है सर कि जो एम्पलीट्यूड है, जो पिच है आवाज की, वो आपको बता देगी ओवर द टाइम कि इसका फ्लो नॉर्मल है कि नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ मैडम, ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस। विद एक्सपीरियंस तो आप पल्स फील करके ही बता देंगी कि पल्स की ग्रेड क्या है और इसको फर्दर मैंने इन्वेस्टिगेट करना है कि नहीं करना। बात है एक्सपीरियंस की, और माशाल्लाह जितनी मेरी उम्र है उतने तो माशाल्लाह इनका तजर्बा है तो होगा यहाँ पे। प्लीज वो बात सुन लो। The purpose of demonstration of use of hands held Doppler is to encourage and inspire all of you to please get this handy gadget at your clinics and make this a habit whenever diabetic patient presents to you. See? दुआ करें सर कि इसका नाम है सर हैंड्स हेल्ड डॉपलर गैजेट। दैट्स इट। डॉपलर 30 से 40 हजार का कॉस्ट करता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और ये जो मोनोफिलामेंट है ये तो सर लाहौर में मिला ही नहीं था हमें, ये कराची से मंगवाया था हमने। ठीक है सर, रखें, बिल्कुल रखें। देखें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। जितना लेवल ऑफ कमिटमेंट आप डेवलप करेंगे, यकीन करें उतने ही, जिसे कहते हैं ना, असरार और रमूज आपके सामने आएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ना शायर हूं मैं, ना शऊर इश्क मुझको, कि हमें क्लेम नहीं है डायबिटिक फुट डिजीज का। 3 से 5 सालों में जो चीजें सीखी हैं और जो आप जैसे बुजुर्गों ने सिखाई हैं, वही मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं सर, आर्टरीज का मेन का फिर आपको एडवांस लेवल ऑफ मशीन नहीं चाहिए डॉपलर के लिए। जी प्लीज जी।
जी जी, नो प्रॉब्लम सर। सर जैसे हम वर्कशॉप खत्म करते हैं हम आपको अलग से एग्जामिन कर लेंगे, इतना तो हम पे आपका हक बनता ही है। ठीक है, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से नहीं, मैंने कभी नहीं किया, ना पढ़ा सुना किया है। जी आप क्या कह रहे हैं सर? उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, असल सिग्निफिकेंस उस पिच ऑफ द साउंड की है जो आपको शां 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 करके आ रही है। वो सर हार्ट रेट शो कर रहे, लेकिन उस पर रिलाई नहीं करना आप। मेरा काम इससे सिर्फ एक ही है कि ब्लड फ्लो को असेस करना है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के। ठीक है, अच्छा अगर सपोज आपके पास डॉपलर नहीं है, ठीक है, फिर एक आखिरी टूल है हमारे पास, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। दीपिका पीटर्स लेकर आएगी। टाइम क्या हो, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। ब्रेकियल सिस्टोलिक प्रेशर लें और एंकल के साथ यहाँ लगाएंगे। मैं सिर्फ एंकल का सिस्टोलिक प्रेशर आपको लेके तो दिखाता हूँ कि कैसे लेते हैं। ये हालांकि दीदी है लत से इकट्ठी कर लेना जी, अब नजर आ रहे हैं जस्ट अबव द एंकल, जस्ट अबव द एंकल, बिल्कुल वैसे ही कप लगाएंगे जैसे आप ब्रेकियल सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक करें भाई, ठीक से देखिए। एंकल, एंकल सिस्टोलिक प्रेशर, या दो आर्टरीज हैं पाँव में, दोनों में से किसी से भी आप एंकल सिस्टोलिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। पोस्टीरियर टिबियल भी है, डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी भी है। डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी होती है जस्ट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टोज, ऐसे रन करती है। या प्रॉक्सिमल से डिस्टल पल्पेट कर लें या डिस्टल से प्रॉक्सिमल पल्पेट कर लें। और सर पोस्टीरियर फोसा में एक तो एबीआई मेजर उस वक्त करते हैं जब आपका डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी पेशेंट की या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आपको फील ही नहीं हो रही, ना एग्जामिनेशन पे ना डॉपलर पे। और ये सर ये फोसा में यहाँ से सर वो वहाँ आप मेजर नहीं करेंगे, वो रेडियोलॉजिस्ट आपको मेजर करके देगा। आप कफ से पोस्टीरियर आर्टरी के साथ एबीआई मेजर नहीं कर सकते। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अगर आपको फील नहीं हो रही ना क्लिनिकली ना डॉपलर पे, then you would ask radiologist, request him to measure the velocities। वो बात बहुत आगे चली जाएगी, वो आपको डॉपलर आर्टीरियल स्कैन करके देगा और बताएगा। जी ठीक है जी, लगाएं भी जेल, इधर जेल लगाएं। शकील साहब आइए, अब सर आप लोकेट करें पल्स को जैसे हमने पहले किया था। जी प्रोब निकालें, इसको ऑन करें इधर से, गुड, और इसको लगाएं और वो इसका फ्लो ढूंढें और ये ठीक है सर एक जगह रखें। जैसे ये डिसअपीयर होगा वो सिस्टोलिक एंकल फ्रैक्चर है। टू हंड्रेड इसका एंकल सिस्टोलिक फ्रैक्चर। ठीक है, अब आप मेजर करेंगे एबीआई के हवाले से। याद रखें जिस साइड का एंकल सिस्टोलिक प्रेशर लिया है उसी साइड का ब्रेकियल सिस्टोलिक लेंगे। ये नहीं है कि लेफ्ट एंकल सिस्टोलिक लिया है राइट आप ब्रेकियल सिस्टोलिक ले लेंगे, नहीं, इट हैज टू बी इप्सिलैटरल, क्योंकि ये पॉसिबल है। ये इन कंट्रास्ट टू डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हमने कहा था कि इट हैज टू बी बायलैटरल, इट हैज टू बी सिमेट्रिकल, बट इन केस ऑफ पीएडी इट डिफर्स ऑल टुगेदर फ्रॉम डीपीएन। ये इप्सिलैटरल यूनिलैटरल भी हो सकती है, ये बायलैटरल भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर एक तरफ पीएडी एस्टैब्लिश हो गई है तो दूसरे लोअर लिम्ब में भी होगी। जी मैं भी
तो एंकल सिस्टोलिक ऊपर रखना है, सिस्टोलिक नीचे रखना है आपने, सॉरी एंकल का सिस्टोलिक ऊपर, ब्रेकियल का नीचे, और रेशियो आपने निकाल देनी है। 0.9 to 1.3 अगर रेशियो है तो ये नॉर्मल है। 0.9 to 1.3 रेशियो है तो नॉर्मल है। अगर 0.9 to 0.7 है माइल्ड इस्कीमिया है, 0.7 to 0.4 मॉडरेट, लेस देन 0.4 severe ischemia. This is the advanced objective assessment for peripheral ischemia. जी, 0.9 to 1.3 normal, 0.9 to 0.7 mild, 0.7 to 0.4 moderate, less than 0.4 severe ischemia. जी, कितना है अभी? बीपी तो ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कैप्टन की गोली इसमें सिस्टोलिक लेना है सर। अब कोई दोस्त कोई प्लीज कैप्टन 25 मिलीग्राम की गोली, तो सर 200/201 तो नॉर्मल क्यों सर? लेकिन इस वक्त तो सर इस वक्त आप क्या एडवाइस करेंगे? एनी हाउ 200/201 तो एपीआई इसका नॉर्मल है। ठीक, आगे चले, टाइम हमारे पास कम है। तो अब हमारा आखिरी कंपोनेंट है कि डायबिटिक फुट अल्सर आ गया तो उसको डिब्राइड कैसे करना है। स्टेथोस्कोप से क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, लेकिन आप जैसे आमतौर पे करते वैसे कर लें सर। एंकल नहीं मुश्किल है, उसकी एनाटॉमी ऐसी है, वो डीप होती है, ये तो सुपरफिशियल पड़ेगी ना, इसलिए तो प्रेफर की जाती है ये। आयश साहब ये ग्लव्स उतारे, नए ग्लव्स पहने, ये पायोडीन लगाएं भाई। फर्स्ट रूल ऑफ डिब्राइडमेंट न्यूरोपैथिक अल्सर, और हमेशा याद रखें कैंची सीजर पकड़ने से पहले इस्कीमिया रूल आउट करना है डॉक्टर। इस्कीमिया 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 रूल आउट नहीं किया और आपने डिब्राइड कर दिया, दिस इज इक्वल टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस एज फार एज डायबिटिक फुट अल्सर इज कंसर्न। क्योंकि भीड़ों के छत्ते वाली बात है, अगर इस्कीमिया होगा और आपने डिब्राइड कर दिया, until unless you restores the circulation so that it can heal after debridement, डिब्राइड कर भी देंगे तो हील और रिकवर नहीं होगा। जिस क्यारी में पानी नहीं आ रहा वहां पे जितनी मर्जी मेहनत कर लें कोई हरियाली नहीं होगी। सर बिल्कुल, वो एक बिल्कुल अलग वर्कशॉप है, और वो बिल्कुल हम करवाते हैं कि इवैल्यूएशन असेसमेंट ऑफ इस्कीमिया और उसकी फर्दर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, वो बिल्कुल एक अलग चीज है कि जैसे इस्कीमिया स्टैब्लिश हो जाएगा, नेक्स्ट है सीटी एंजियोग्राफी, फिर वास्कुलर सर्जन को एंगेज करेंगे, वो चाहे बाईपास करे, चाहे स्टंट डाले, या चाहे वो बलून डाले, जो करे वो उसकी ऑप्शन है। वो दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, दिस इज नॉट सोलो फ्लाइट, ये एक बंदे का काम नहीं है, यू हैव टू एंगेज अदर स्पेशलिटीज टू। आइए डॉक्टर साहब पायोडीन लगाएं भाई, सीजर दें डॉक्टर साहब को। फर्स्ट रूल ऑफ डिब्राइडमेंट, नंबर 1 रूल आउट इस्कीमिया, नंबर 2 आफ्टर एंटीसेप्टिक मेजर्स। जो कैलस है अल्सर के इर्द गिर्द, इसका कैलस अनफॉर्चुनेटली ज्यादा हमने डिब्राइड कर दिया था पहले, और अभी भी इसके अल्सर के मार्जिन अगर आप देखें, फोकस कीजिएगा प्लीज पाँव को, अल्सर के मार्जिन देखें कि उसके रिम में व्हाइटिश टिश्यू नजर आ रहा है आपको। दिस व्हाइटिश टिश्यू इज नॉन ऑर्गेनिक, अनवांटेड, नॉन हेल्दी टिश्यू। You have to debride it as long as these margins start bleeding. Margins should be viable. और यही फर्क है हम में और सर्जन में। जी क्या कह रहे हैं? रूल आउट कर लें।
गुड। माइल्ड मॉडरेट सीवियर की बात कर रहे हैं ना आप डॉक्टर साहब। सीवियर और मॉडरेट में तो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। माइल्ड में फिर भी आप चांस ले सकते हैं, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एंड हम्बली सजेस्ट ऑल ऑफ यू, if even you find mild peripheral disease, even do not debride it until unless you have gone for at least Doppler ultrasonography by a radiologist. और क्रेट अगर नॉर्मल है, मसला ये है कि जब मुसीबतें आती हैं ना, वो एक एक नहीं आती, वो इकट्ठी आती है या सीरीज में आती हैं। जब तक डायबिटिक फुट डिजीज होती है, किसी ना किसी लेवल की क्रॉनिक किडनी डिजीज भी स्टार्ट हो चुकी है, और क्रेट अगर नॉर्मल है तो आप सीटी एंजियोग्राफी करा ही नहीं सकते, कंट्रास्ट दे ही नहीं सकते। अगेन हाई रिस्क है, यू कांट पुट किडनी द वाइटल ऑर्गन एट रिस्क एट द कॉस्ट ऑफ सेविंग और प्रिजर्वेशन ऑफ फुट। वो तो फिर भी रिहेबिलिटेट हो जाएगा, किडनी रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती, तो वो लंबा क्या काम है जी। अब शकील साहब करना क्या है, ये जो वाइटिश टिश्यू है ना, आपने, मुझे भी ग्लव्स दें भाई, आपने इसको कॉलर की तरह, प्याज के छिलके की तरह, रिम की तरह इसको उतारना, और उस वक्त तक उतारना है इतनी थिकनेस के साथ कि वो टिश्यू वायबल हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए। मैं आपको करके दिखाता हूं जी। Diabetic foot disease is surrogate marker of diabetic retinopathy, ठीक है। और जब डायबिटिक फुट डिजीज हो जाए या डायबिटीज का कोई भी पेशेंट किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आए, डॉक्टर साहब, इट बिकम्स मैंडेटरी, वाजिब और फर्ज है कि आप उसकी बाकी भी स्क्रीनिंग करें, माइक्रो और मैक्रोवास्कुलर। सर ये मेजर सर्जरी है ही नहीं, तो मेजर सर्जरी है ही नहीं, सॉरी, थोड़ा जो उत्ते हो जाओगे सर, ये मेजर सर्जरी नहीं है। आप देखेंगे कितनी माइनर टिश्यू हम उठा रहे हैं। हाँ पानी पिला दे पानी पिला दे। तो जी सर, तभी तो कैफेटेन मंगवाई थी। बीपी ओढ़ लिया ये मेरे लिए नसीहत है कि जब पेशेंट को आइंदा कभी बुलाओ तो बीपी चेक करके बुलाओ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एडवाइस। सर थानू सान, दिस इज कॉल्ड वाइट कोट हाइपरटेंशन। वो कहती मुझे है नहीं। लो थोड़ी जी सफाई करने लग गए, ठीक है, आराम से लम्बे पै गए। चलो यह भी ठीक है, हालात कट्ठी कर लोगे, बेहतरीन हो गया। पाँव खड़ा करो, बेन का स्टूल है कोई, सबको नजर आ रहा है? फोकस करें जी पाँव पे, ठीक है, बस ठीक है, फोकस करें, फोकस है ये, अब ठीक है। अब नदीम नाम है सर इनका। साहब देख रहे हैं सर, ये बाकी आपने उतारना है, ये देख रहे हैं इस तरीके से, ये झालर, इसको सारे कंप्लीट करें। ये सबको नजर आ रहा है? तो फिर हम ठीक करिए। ये रिम है, ये कॉलर है, झालर है, इसकी ये फैट टिश्यू उतारना है। जो चंडी जिसे कहते हैं ना कैलस, वो बहुत हार्ड होता है, और उसकी पहचान ये है कि जब जब डिब्राइड करेंगे ना, ब्लीडिंग नहीं होगी, और डिब्राइड करते चले जाएंगे, वो छिलके की तरह, प्याज की तरह छीलते चले जाएंगे जब तक वायबल टिश्यू नहीं आ जाता, क्योंकि तभी रीएपिथेलियलाइजेशन होगी
जब तक अल्सर के मार्जिन वायबल नहीं है। और यही वजह है कि डेढ़ एक 6 महीने के पेशेंट आते हैं डायबिटिक फुट अल्सर लेके पी हुए, क्योंकि कभी किसी ने उनको अल्सर समझ के अल्सर की तरह डिवाइड किया ही नहीं है। और एंटीबायोटिक्स में हम बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स के हवाले से सिर्फ एक ही बात याद रखें, याद क्या रखें, आप बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सिर्फ शेयर करना चाह रहा हूं। मेरे पास जितने भी अल्सर के पेशेंट आते हैं, या तो वो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ले रहे होते हैं, या वो लिराजोलिट मैस्किन और पता नहीं क्या क्या ले रहे होते हैं। ये दो तो पता नहीं ऐसे साल्ट है हमारी जुट्टी में पड़े हुए, हर फुट अल्सर लेकर आते हैं। और जैसे ही हम सुनते हैं कि अल्सर है, पहला काम यही है कि एंटीबायोटिक को दो ना इसको। और यकीन करें 6 महीने एंटीबायोटिक खा के आ रहे हैं। Antibiotics are to treat infection, not to heal ulcer. क्या कहा डॉक्टर साहब मैंने? Not to heal ulcer. ये बात सर, ये समझ लें कि ये होम मैसेज है, ये आपने सबको बताना है। एंटीबायोटिक्स का रोल सिर्फ इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, खुदारा मैडम प्लीज एक मिनट, रिकवरी ऑफ अल्सर में उसका कोई रोल नहीं है। अगर अल्सर ही अनइंफेक्टेड है तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक? दिस इज एब्सोल्युटली अनइंफेक्टेड अल्सर। ही डज नॉट रिक्वायर एनी ओरल पैरेंटरल और आईएम एंटीबायोटिक। लोकल का पहले ही बात कर चुके हैं, पेनलेस है, टचलेस है, वाइब्रेशनलेस है, उसको तो फील ही नहीं होता। ये आपका, यही तो हमारा परसेप्शन है। खुदारा इस परसेप्शन को दूर करें। ये यही परसेप्शन है कि अल्सर है तो इन्फेक्टेड तो हो गई। क्यों भाई? यस ससेप्टिबल है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब सर ससेप्टिबल ये है कि मेरा ईमान पैसे को देख के कमजोर हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाजमी कमजोर होगा। कौन सा ये यार? तो सर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है 5, सबको पता है जी, बिल्कुल होती है। हाँ जी, ऑलवेज रिस्क ऑफ, मैं बता रहा हूं सर। इस उसी ब्रोशर को खोलें प्लीज, किधर गया वो, ये रहा, उसी ब्रोशर को खोलें। इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन डायबिटिक फूड की क्लासिफिकेशन है सर। ये सारा कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक है, एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी। ये काम बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअली इस्कीमिया, अल्सर, एंटीबायोटिक्स, ये डायबिटिक फूड डिजीज की अलग अलग वर्कशॉप्स हैं जी। दिखाएं भाई। अब सर देखें सर, ये अगर आप करीब से आके देखें तो आपको टिश्यू वायबल नजर आएगा, हल्की हल्की ब्लीडिंग आपको नजर आ रही है। एंड दिस इज इनफ फॉर दिस डायबिटिक फुट अल्सर डिब्राइटमेंट। इसके बाद प्लांटर अल्सर है तो उसकी ऑफलोडिंग है। वो क्या है? ऑफलोडिंग का मतलब ये है कि जहां पर अल्सर है उसको प्रेशर वेट फ्री जोन बना दे। कैसे? खोल के दिखाएं ना। ये हमारे डायबिटिक फुट डिजीज के प्रोस्थेटिस्ट हैं, जूते बनाते हैं। और इसका मतलब क्या है? इनमें ला रहा हूं, ऑफलोडिंग दिखानी है ना। ये देखें, एग्जैक्टली सर वही दिखाने लगे। ये देखें, जहां पे अल्सर है उसको इस तरीके से ऑफलोड किया जाए। ये मैडम प्राइस इस नदीम की जेब पे डिपेंड करता है या नीयत पे डिपेंड करता है। ये मिनिमम 2500 है, मैक्सिमम 3500 रुपए है दोनों जूतों की। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड ऑफलोडिंग। और अल्सर की लोकेशन पे, अल्सर की नेचर पे डिपेंड करता है कि ऑफलोडिंग के लिए क्या यूज करना है। समटाइम वेब स्पेसेस में अल्सर आ जाते हैं, वो स्पेसेस मिलते हैं, या सिंपली 2-3 गाज पीस रख दें यहाँ पे, टायर फोल्ड करके वो खुद ही ऑफलोड हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये पैसा भी मैडम कोई इशू नहीं है। यू कैन हैव हिज नंबर, या आपको घर में जूते बना के
दे सकता है ये। तो दिस इज कॉल्ड ऑफलोडिंग। तो इसके साथ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल, स्क्रीनिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, एंटीबायोटिक्स की जरूरत है तो एंटीबायोटिक्स दें उसको, स्कीमिया रूल आउट करें, ऑफलोडिंग करें, ड्रेसिंग। अब पूछते हैं जी क्या इस्तेमाल करें ड्रेसिंग के लिए? सिर्फ और सिर्फ सिलाइन, सिर्फ और सिर्फ सिलाइन, दैट्स इट, मोर देन इनफ। किसी यूसोल, पायोडीन, टिंचर, पता नहीं क्या क्या सॉल्यूशन और इतनी कॉस्मेटिक ड्रेसिंग्स आई हुई है, किसी की जरूरत नहीं है। सिंपल गाज पीस, सिंपल नॉर्मल सिलाइन, उसी से वॉश करें, उसी से ड्रेसिंग करें। असल चीज ड्रेसिंग नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। डिब्राइडमेंट नेचर डिटरमिन करे अल्सर की, डिब्राइड इफ नेसेसरी, ऑफलोड इफ नेसेसरी, ग्लाइसीमिया मेंटेन करें, पुट ऑन एंटीबायोटिक्स इफ नेसेसरी, और इंशाल्लाह 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 सर अल्सर हील होंगे। मेरे कर्ज आप खुद देखें जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और आखिर में yes of course, thank you मियां साहब। Charcot is actually complication of neuropathy due to any cause। जब डायबिटीज इतनी प्रेवलेंट नहीं थी, लेप्रेसी पेशेंट में शार्कोट आया करता था। अब लेप्रेसी खत्म हो गई है ऑलमोस्ट, तो अब डायबिटीज प्रेवलेंस हम उससे बेहतर जानते हैं। न्यूरोपैथी के साथ होता क्या है, ये स्मॉल बोन्स ऑफ फीट बिल्कुल जेली की तरह हो जाती है, जेली। और जैसे ही बॉडी का वेट आता है, उसकी सारा आर्किटेक्चर, एनाटॉमी, शेप डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी आर्चेस कोलैप्स कर जाती है, और नॉर्मली यूं होता है कनकेव अपवर्ड्स, और जब शार्को फुट होगा तो कन्वेक्स आउटवर्ड्स ऐसे पांव हो जाता है, जो कि इसका बन चुका है। और दिस इज कॉल्ड रॉकर बॉटम फुट। रॉकर बॉटम चेयर होती है, आरामदेह चेयर जिसमें बैठ के पढ़ रहे होते हैं या मजे ले रहे होते हैं, ठीक है, वो यूं होती है ना, कन्वेक्स आउटवर्ड उसकी जो बेस है, इसीलिए पाँव चूंकि उसका कन्वेक्स आउटवर्ड हो जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है रॉकर बॉटम फुट, ठीक है। तो ये बेसिकली शार्को फुट है। ये सब न्यूरोपैथी किसी भी काज में हो जाए, जब कॉन्जेंटल न्यूरोपैथी बच्चों में आएगी तो उनमें भी आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। सो दिस इज ऑल ऑन माई पार्ट। एनी क्वेश्चन, क्यूरियस, कमेंट्स, डिस्कशन? ठीक है जी, प्लीज। क्या बन जाती है? हाँ जी, एक है कैलोसिटी, एक है कैरलेस। कैलोसिटी वुड ऑलवेज, सर मैं अभी चेक करता हूँ, मैं सर आपका काम करके जाऊंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ सीधा, कैलोसिटी इज ऑलवेज पेनफुल, कैरलेस इज ऑलवेज पेनफुल, बात खत्म। कैलोसिटी है, डर्मा को भेजते हैं, हमारा काम नहीं है। वो नाइट्रोजन लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, कॉटरी करते हैं, इट्स देयर गेम। मैंने पहले कहा इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक। किस लेवल पे किसको आपने एंगेज करना है, या आपको पता होना चाहिए, और डू एंगेज हिम और हर, बिकॉज दिस इज द रिकमेंडेड प्रोफेशनल मेथड टू मैनेज। जी, कोई और बात? Neuropathy is irreversible. Once established, it has to live. You have to live with it. ये irreversible है। ये न्यूरोपैथी की 50% तो सिम्टम्स होती ही नहीं है। These are called negative symptoms, negative phenomena. सुत्ते पे ने, छुरी मार लो, जो मर्जी कर लो, पत्थर पै जाए, गर्म पानी पै जाए, तो पता ही नहीं मेरा पैर कितने। ये पेन ये है जिसमें LOPS, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन है। और डॉक्टर साहब इन नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना होता, सिर्फ पेशेंट को इंश्योर करना होता है। ट्रीट करना है जब पॉजिटिव सिम्टम्स आए, जलदे ने, सड़दे ने, त्राटा पैंदियां ने, इंज लगता है, बड़ी मजे मजे की कंप्लेंट्स आती हैं, इंज लगता है जिस तरह अंदर कोई छुरियां मार रहा है, इंज लग रहा है जिस अंदर कोई बर्फ के कोई टुकड़े मार रहे हैं, बड़ी अजीबोगरीब की कंप्लेंट्स आती हैं। लेकिन वही चीज के ये इट हैज टू बी बायलैटरल एंड इट हैज टू बी सिमेट्रिकल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम almost always it starts from lower limb, not from upper limb. Sorry sir, सर नेगेटिव सिम्टम्स में इंश्योरेंस है,
काउंसलिंग है, फुट केयर काउंसलिंग है। पॉजिटिव में तो वो ग्रुप ऑफ सार्स हैं, वो अलग डिस्कशन है कि आप क्या क्या दे सकते हैं। राइस जी जी, ये सर बिल्कुल, ये आप लोगों के तजर्बे से हमने सीखा है कि ये जो रिकमेंडेड 5 ग्रुप्स है पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ न्यूरोपैथी के लिए, ये जो B12 विटामिन है, इसके एडिशनली देने से पॉजिटिव सिम्टम वाकई ही रिलीफ पेशेंट को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। वो एडिशनल हो सकता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो। वेल आई डोंट नो कि मजीद क्या रीजन है जी। मेटफॉर्मिन, बिल्कुल चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। लॉन्ग स्टैंडिंग मेटफॉर्मिन यूज B12 डेफिशिएंसी न्यूरोपैथी करता है जी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी वर्ड ऑफ एग्जैजरेशन के ऑर्गेनाइज्ड, डेडिकेटेड और 6 वीक्स अ डे क्लिनिक डायबिटीज पेशेंट के लिए, फूड कॉम्प्लिकेशन के लिए ट्रीट करने के लिए ये पहली दफा हम लोगों ने मेयो हॉस्पिटल में नवंबर 2017 में स्टार्ट किया। और अल्लाह का शुक्र है ये अभी तक, सिर्फ वो कोविड की वजह से जब ओपीडी सारे बंद हो गए थे, हिकअप आया था, अभी तक ये चल रहा है। उसके अलावा सर डायबिटिक फूड क्लिनिक्स हैं सही, वो डिब्राइडमेंट खुद नहीं करते, ऑफलोडिंग गैजेट्स उनके पास नहीं है, प्रॉपर फॉलोअप का सिस्टम नहीं है, प्रॉपर उनके पास क्वालिफाइड पर्सनल फूड केयर असिस्टेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर शालामार में था, खत्म हो गया है। प्रोफेसर बिलाल बिन यूनुस साहब चलाते थे, वो गए, साथ ही वो भी बंद हो गए। मैंने खुद वहां पे काम किया जी जी जी। दिस इज कॉल्ड पोस्ट एम्पुटेशन रिहैबिलिटेशन। उसका स्टंप हील करवाएं, जैसे कहा मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, आप प्रोस्थेटिस को इन्वॉल्व करें, उसको आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिस बनवा के दें, उसको रिहैबिलिटेट करें। ये सर 1-2 सीटिंग की बात नहीं है, ये सारी जिंदगी का काम है। ये आपको कमिटमेंट, डेडिकेशन चाहिए इस काम के लिए, इसलिए सर्जन अवॉइड करते हैं क्योंकि मॉर्बिडिटी बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Akshay Siddiqui. I think that's one of the most wonderful workshops. We had one a few years back during our family con, and once again, that was again, you know, a repetition of that workshop, and many of the new things we learned today. Thank you very much for sparing your valuable time. 2 questions बड़े important आए थे और मैं चाहूँगा कि अक्षय साहब इस पे, अभी जब ये इन्होंने कलर डॉपलर दिखाया तो यहाँ से डॉक्टर साहब का सवाल है कि कलर डॉपलर की प्राइस कितनी है, ठीक है ना, ये सवाल है। आप लोगों
आपको मैं इस सवाल के बदले में एक सवाल करने लगा हूं, आपने ईमानदारी से जवाब देना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मोनोफिलामेंट एट देयर क्लिनिक्स? प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ ईमानदारी के साथ इन 8 लोगों ने ये जवाब देना, हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ यू यूज इट? हाउ मेनी टाइम्स? और इवन ओनली 2 हैंड्स आर देयर। अच्छा, कलर डॉपलर मैंने, ठीक है आप करते होंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 8 लोगों में से ज्यादातर लोगों के क्लिनिक पे ये मौजूद है तो यूज नहीं करते। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था, हाउ कैन वी सेव द लिम्ब? दुनिया में जो सबसे बड़ा आर्थोपेडिक सर्जन है वो यूके में, अभी मुझे इसका नाम नहीं याद, तो बड़े जो बड़े मशहूर हैं, मैं खैर अभी नाम याद आ जाएगा, उनसे यही सवाल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किया गया कि आप बेतहाशा लिम्स काटते हैं, हाउ कैन वी सेव द लिम्स? उनका तारीखी जवाब था, वी कैन सेव द लिम्स ऑफ द पेशेंट जस्ट बाय रिमूविंग द सॉक्स ऑफ द पेशेंट। अब मुझे ये बताइए कि हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने डायबिटिक पेशेंट की जुराबें उतार कर उनका पैर कभी देखा भी है? 2 3 4, ठीक है जी, और इखलाकन 2 3 और साथ। चले, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। जब तक हम पाँव का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, जहां से डॉक्टर अरशद सिद्दीकी ने स्टार्ट लिया था, तो हम उस वक्त तक तो ये चीजें पिक ही नहीं कर सकेंगे। दूसरा सवाल ये कि अब चूंकि ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे एडमिट किया कि उनके पास मोनोफिलामेंट नहीं है, ठीक है, और वो लोग जिनके पास है उन्होंने पता नहीं कहाँ रख छोड़ा है। So now this is the latest update that this monofilament use has now been replaced with a new modern technique called Ipswich touch test. This technique was developed by Professor Gary Rayman in England in an area which is called Ipswich. वहां पे एक इलाका उसका नाम Ipswich है, वहां पे डॉक्टर गैरी रेमैन ने ये टेक्निक तकरीबन 2014 या 15 में उसने ये इजाद की थी। He says that your monofilaments is in your own hand. जहां आप मोनोफिलामेंट यूज कर रहे हैं, you can just touch those points, same points, with a very feather touch of your finger like this. The touch must be feather, जैसे एक पर छूता है उसको, और इसकी स्पेसिफिसिटी और इसकी जो है सेंसिटिविटी, दैट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू योर मोनोफिलामेंट। तो अगर आपके पास मोनोफिलामेंट नहीं है तो आप अपनी उंगली के पोर को यहाँ पे अगर ये है तो इसको फेदर टच के साथ भी ये टच सेंसेशंस आप ये यूज कर सकते हैं। आई वॉज अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस इन वे बैक 2015 इन कैलिफोर्निया। जब ये इप्सविच टच टेस्ट वहां पे पढ़ाया गया तो सऊदीया के एक प्रोफेसर खड़े हुए क्वेश्चन आंसर सेशन में, 2015 की बात है, उन्होंने कहा जी कि आप कैलिफोर्निया में आज हमें इप्सविच टेस्ट बता रहे हैं, हम ये टेस्ट पिछले 5 साल से सऊदीया के तमाम हॉस्पिटल्स में अपने हाथों से ही अब करते हैं, हम मोनोफिलामेंट यूज नहीं करते। सो यू कैन वेल कंपेयर कि इवन इन पाकिस्तान आज 2022 में भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट द इप्सविच टेस्ट, जबकि ये टेस्ट सऊदीया में आज से 12 साल पहले से यूज हो रहा है, और यूरोप और अमेरिका में जब से ये है डॉक्टर रेमन ने इसको इजाद किया था। तो आप अब इसके मोहताज नहीं रह गए कि आपके पास मोनोफिलामेंट ही होगा तो टच टेस्ट होगा। 2 चीजें आपने अपने क्लिनिक पे मस्ट रख लें, आप सेव करना शुरू कर देंगे। नहीं, कुछ लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, एक मोनोफिलामेंट नहीं है तो आपका हाथ, और एक आप ट्यूनिंग फोर्क ले लें। ट्यूनिंग फोर्क के साथ आप उसकी, बिकॉज आपकी जो सबसे पहली सेंस है पाँव की कौन सी जाती है डॉक्टर? वाइब्रेशन सेंस, ये सबसे पहले जाती है, और वो जो वाइब्रेशन सेंस है आपकी, वो आप ट्यूनिंग फोर्क से पिक कर सकते हैं। यू कैन डू वंडर्स। यहां तक तो बात ठीक है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी का इलाज नहीं है। सवाल मेरा ये है कि पेशेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी तक गया क्यों? उसमें अगर पेशेंट कसूरवार है तो हम उससे ज्यादा कसूरवार है, हम उसके पाँव चेक नहीं करते, हम ट्यूनिंग फोर्क यूज नहीं करते। वाइब्रेशन सेंस इज फर्स्ट टू बी गॉन। अगर हम उसको उसके साथ ट्यूनिंग फोर्क के साथ उसको परसेप्ट करना शुरू कर दें, वी कैन डू वंडर्स। तो पाँव इस तरह से भी बचाए जा सकते हैं। तो these were 1 or 2 लेटेस्ट अपडेट्स। ओवर टू डॉक्टर तारिक मियां प्लीज।
जी, मेरा ख्याल है कि आज की प्रेजेंटेशन और वर्कशॉप आपने रियली एंजॉय की होगी। और असल जो चीज़ है कि हम फैमिली फिजिशियन को चाह रहे हैं कि वो एक होल बॉडी डॉक्टर है, कंप्लीट बॉडी डॉक्टर है और हेड टू टो सारा कुछ देख रहा है। तो जो लेटेस्ट अपना, मैं डॉक्टर फजल साहब को कहेंगे कि आप भी तशरीफ लें। तो जो हमारे दोस्त ये डायबिटीज के पेशेंट आजकल कौन है जो नहीं देख रहा, तो प्लीज जैसे चोई साहब ने भी कहा, अरशद सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि आप जो एग्जामिनेशन है फुट का वो प्रॉपरली करें। और अगर हम थोड़ा 2 से 3 मिनट लगते हैं ये सारा कुछ देखने में, तो अगर हम शुरू में लिम्स को सेव कर लेते हैं, हमने डिफीट डायबिटीज में आपने पढ़ा कि किस तरह हमने डायबिटीज को कंट्रोल करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पेशेंट के साथ इंसाफ करते हैं तो हम ये समझते हैं अपना ज़मीर भी मुतमिन होता है, आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स इसी तरह से आपको रेफरल ज़्यादा मिलेगा। तो ये वर्कशॉप का, और हमें आज सिद्दीकी साहब ऑनलाइन जो हमें आ रहे हैं कमेंट्स, हर एक के कमेंट्स से कि एक्सीलेंट वर्कशॉप। बाकी एक दो और इतलात थी कि हमारी इंशाल्लाह अक्टूबर में शुरू हो रहा है फैमिली कॉन 27 से 30 अक्टूबर तक। तो उसके लिए भी अपने जितने दोस्त हैं, और हम कोशिश करेंगे उन 4 दिनों में मैक्सिमम जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो आप तक पहुंचाई जाएं। और आप अंदाज़ा करें कि इन वर्कशॉप्स का, इन सेशंस का फ़ायदा क्या हुआ कि आप लाहौर के जो फैमिली फिजिशियन हैं जो अटेंड करते हैं CMEs, उनके नॉलेज में, और एक जो पेरिफेरी पे बैठा हुआ है या लाहौर का ही बंदा जो ये समझता है कि मेरा टाइम ज़ाया होगा, उनके नॉलेज में आप रोज की 2-2, 3-3 एक CME में जो नई चीजें सीखते हैं, ये साल के बाद जमा होकर वो कितनी ज्यादा हो जाती हैं। आपको फर्क तब पता चलता है जब आपके साथ कोई वो डॉक्टर बैठा हो जिसने आज तक ना किया हो। लोग अभी भी डायबिटीज को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोग ट्रीट कर रहे हैं, जो मतलब है कि उनका वेट रिडक्शन, बाकी सारी चीजें, वो फर्क तब महसूस होगा जब कंपेयर कभी करेंगे और आपके पेशेंट में कितना फायदा होता है। तो एक तो ये प्लीज फैमिली कॉन के लिए जरूर अपने आप को तैयार करें। एक हम और, एक तो सैटरडे को, ये तो अक्टूबर तक चलेगा, एक हम और ऑनलाइन सेशन शुरू कर रहे हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज के साथ। वो भी कोई एक दिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसमें भी ये कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें। तो हमारे साथ फैसलाबाद से डॉक्टर अल्ताफुर रहमान साहब ऑनलाइन मौजूद है। जी जी, अल्ताफ साहब, जिस तरह हमारे यहाँ पे अरशद सिद्दीकी साहब हैं फैसलाबाद में, डॉक्टर अल्ताफुर रहमान, वो इसी तरह डायबिटिक फुट और डायबिटिक क्लिनिक चला रहे हैं, और हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, हमारे चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते रहते हैं। तो मैं जरा कहूँगा कि उनसे कि वो अपने कमेंट्स दे लें, उसके बाद फिर मैं फजल साहब से कहूँगा कि आपका वोट ऑफ थैंक्स है। जी अल्ताफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वैसे तो मैंने बाकी सारी प्रेजेंटेशंस भी अटेंड की, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे सही मानों में मेरे दिल की आवाज़ या मेरे इंटरेस्ट की जो इंतहा वो आज की प्रेजेंटेशन थी। डॉक्टर ताहिर सिद्दीकी साहब से पहले मुलाकात है, हम 6 दिसंबर 2018 में एक इवेंट पे इनसे मुलाकात हुई थी। मैं तब से इनका फ़ैन हूँ, लेकिन सही मानों में जो आज की प्रेजेंटेशन है इसने और ज़्यादा मुझे फ़ैन बना दिया। इट वाज अ वेरी बोल्ड प्रेजेंटेशन एंड इट वाज अ प्रेजेंटेशन व्हिच रियली वाज अ वर्कशॉप, आई मस्ट से। और जिस बहादुरी से उन्होंने पेशेंट को प्रेजेंट किया, यही बहादुरी जो है, यही हौसला और यही लगन जो है, वो डायबिटिक फुट के पेशेंट को कंट्रोल ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना बर्निंग टॉपिक जो है वो रखा और उन्होंने मुख्तसर वक्त में इसकी सारी ही चीज़ें फरमा दी। जो चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि जो वूंड से पहले, डिब्राइडमेंट से पहले ये फैसला करना कि इसकी परफ्यूजन कैसी है
वो बड़ा हैंड हेल्ड डॉपलर है, बहुत से दोस्तों के पास है, इकोनॉमिकल सा है, जिससे फीटल साउंड्स देखी जाती हैं, ऑलमोस्ट ये वही है और अवेलेबल भी है। और बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो इनके कैंप करती हैं। तो अगर आप रूटीन बना लें, जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि जो भी पेशेंट अबव 50 है उसकी एंकल ब्रेकियल इंडेक्स जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पेशेंट्स की उससे पहले आप जो डायबिटिक देखते हैं, अगर उनके लिए उस कैंप में हेल्प ले लें, आप खुद करना शुरू कर दें, आप एक स्टाफ को अपने को ट्रेन कर सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान और फैसला करने वाला ये एक छोटा सा ऑपरेटस है जो आपको हेल्प करता है। इसको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरे नंबर पर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो ऑफलोडिंग है वो इग्नोर्ड है। जख्म का खसूसन जो प्लांटर फुट अल्सर्स हैं उनका ऑफलोड होना उतना ही जरूरी है जितना कि हम बाकी मेजरमेंट्स करते हैं, क्योंकि एक वो बारीक सा एपिथेलियलाइजेशन है, एक ग्रेनुलेशन टिश्यू है, वो बॉडी वेट से जब कुचला जाता है तो उसके दोबारा हील होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इन जनरल कम्युनिटी में जो क्रॉनिक अल्सर आपको मिलते हैं, जो प्लांटर क्रॉनिक अल्सर्स मिलते हैं, वो ज्यादातर ऑफलोडिंग के प्रिंसिपल, जो कि बहुत सादा है, बहुत सादा है। डॉक्टर साहब ने सैंडल्स दिखाए, हम फैसलाबाद में ये सादा सा कोई भी सैंडल किसी मरीज के पाँव से एक नंबर बड़ा हो, उसमें हवाई चप्पल जिसको हम बाथरूम स्लीपर्स कहते हैं, उसे काट के पेस्ट कर दिया जाता है तो वो तकरीबन उसके नंबर पहुंच जाता है, सैंडल उसके नंबर का बन जाता है, दोनों तरफ करते हैं और उसका वो हिस्सा जो है वो ऑफलोड या उसको उतार दिया जाता है, जो कि हमने सादा से प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन दी और सभी दोस्त तशरीफ लाए। तो सादा सा तरीका ये है कि आप खुद से भी सैंडल्स में स्कैल्पल के साथ वो हिस्सा जो कि वेट जिसका आपने ऑफलोड करना है, वेट बेरिंग खत्म करनी है, उसको आप कर सकते हैं। तो ऑफलोडिंग इज अ गेम चेंजर इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक प्लांटर अल्सर्स पर्टिकुलर। आप सबको बहुत ज्यादा, आप लोगों के लिए दुआएं, आपके इवेंट्स के लिए बहुत सारी खलूस की दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और तरक्की दे और इस इल्म से लोग ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हों और लोगों की खिदमत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक बहुत मियां शुक्रिया साहब और अल्ताफ बाकी। साहब, जबरदस्त आपके रिमार्क्स थे। और मैं समझता हूँ कि वाकई आज की वर्कशॉप जो है, अगर आपको देखें, मतलब जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर आप वास्कुलरिटी नहीं चेक करते और आप उसको अल्सर समझ के डिब्राइड कर देते हैं तो आपने तो वाकई भीड़ के छत्रों में हाथ डाल दिया और आपने उसको रादर फैला दिया। ये मेरा ख्याल है कि एक आज का एक टेक होम मैसेज जो है वो है कि हर एक अल्सर को छेड़ने से पहले आपने ये वास्कुलरिटी उसकी चेक करनी है। अच्छा, डॉक्टर सईद साहब कुछ कहना चाहें तो आज आप भी पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में। रहमान रहीम, आज की वर्कशॉप एक्सीलेंट थी। जो लोग यहाँ हैं या ऑनलाइन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आज ये रोस्ट्रम पे सिर्फ ये मैसेज देने आया हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन दोबारा आई है। हम इसको पहले भी भुगत चुके हैं और इसको निपट चुके हैं और बड़े आसान तरीके से। वो ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ आ रहा है, सैलाब आया हुआ है, तो उसमें इतनी जानें ज़ाया हो रही हैं, इतनी वबाई अमराज फैली हुई हैं, इतनी ज़्यादा लोगों के माली नुकसानात हो रहे हैं। तो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि 2005 से लेके आज तक जहाँ कहीं भी डिजास्टर का मौका आता है तो हम दिलो जान से उसकी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं, खुद भी जाने देते हैं। तो मुझे ये याद है कि लास्ट टाइम 2010 में जब ये सैलाब आया था तो उस वक्त हमने लाहौर से 44 टीमें डॉक्टर्स की, लेडी डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की और मेडिसिन की भेजी थी। हमारे साथ एक एनजीओ ने कोलैबोरेट किया था। वो एनजीओ अब भी तैयार बैठी है, आपकी सिर्फ हाँ की तलाश है। तो हम जो ही कॉल देंगे डॉक्टर तारिक मियां साहब और ये एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन, तो आपने तैयार रहना है। जो ही ये रास्ते खुलेंगे हम 2-2 का पेयर या 3-3 का पेयर इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें लेडी डॉक्टर्स भी हैं। मुझे याद है कि एक लेडी डॉक्टर साहबा ने हमें बताया कि हमें एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उन्होंने कश्तियों पे बिठाया तो हमारे सामने सांप जो है वो तैर रहे थे उस पानी में। इसके बावजूद उस बहादुरी से उन लेडी डॉक्टर्स ने वहां जाकर दूर दराज इलाकों में 2-2 दिन खिदमत की और बड़े नागहानी हालात में।
जहाँ के साफ पानी नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती, बाकी चीज़ें नहीं मिलती। तो एक तो ये मैसेज था कि आप अपने को तैयार रखें, डोनेट भी करें। मैं ये नहीं कहता कि हमें डोनेशन दें या इस डिजास्टर मैनेजमेंट में डोनेशन दें। जहाँ कहीं आप फील करते हैं कि ये डोनेशन प्रॉपरली खुद से या जैसे भी हो, ये आप ज़रूर जो है पता करें। हमने लास्ट टाइम ये किया था कि हमने जितने हमारे कपड़े ऐसे या घर की चीज़ें, बर्तन, चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिनको हम मतरूक कर देते हैं, हमारे लिए किसी काम की नहीं होती, तो हम वो इकट्ठी करके हमने कहा था कि ये हम दे दें, ये हम ले जाएंगे, ये बहुत सारे पुअर पेशेंट के काम आ जाए, पुअर लोगों के काम आ जाएंगी। तो मेरी इस उम्मीद और दुआ के साथ ये आज का सेशन हम क्लोज करेंगे, और यही कहूँगा कि आपने तैयार रहना है, जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, टाइम निकालें, थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी डोनेशन दें, ताकि उन लोगों का हम सहारा बन सकें और उनकी उम्मीद जो है वो बाहर आए। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और आपने जो देखा वहाँ पे जो स्वात में, कलाम में होटल गिरता हुआ, और बहरीन का पूरा बाजार वाइप आउट हो गया। एक दिन पहले वो मौजूद था और दूसरे दिन वो पूरे का पूरा। इसी तरह बस्तियों की बस्तियां, मेरे ख्याल है हमने जलजिला भी देखा, हमने 2010 का सैलाब देखा। इस दफा नुकसान सबसे ज्यादा है। और ये देखें, ये मत समझें कि आज हम अगर किसी मदद को नहीं पहुंचेंगे तो फिर ये ट्रेंड बन जाएगा कि कोई भी, अगर खुदा न खास्ता हम पे ये वक्त आया तो फिर हमारी मदद को भी कोई नहीं पहुंचे। तो खुदारा प्लीज, हम डॉक्टर हैं, हम में से हम देखें, कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई सरमायादार है, वो पैसे दे देता है, लेकिन आप वाला काम कोई नहीं करता। तो इसलिए प्लीज हम टीमें भेजेंगे इंशाल्लाह। आपको हमारी एक एनजीओ से बात हुई है, उसने कहा जी हम बाकी सारा कुछ हम कर लेंगे, आपको अच्छा सफर के लिए भी और वहाँ पे रहने का भी बंदोबस्त, खाने पीने का भी, लेकिन ये और मेडिसिन भी वो देंगे। लेकिन ये कि आप डॉक्टर हमें दें। उन्होंने रो रो के अपील की कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं और यहाँ डॉक्टर कोई नहीं। तो हम 2-2, 3-3 दिन के लिए प्लीज टीमें भेजेंगे। देखिए, हम बाहर का भी, इधर उधर भी हम सैर के लिए चले जाते हैं, तो ये अल्लाह की राह में शायद ये क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो इसलिए प्लीज आप उसको जरूर तैयार रखें। मैं डॉक्टर फजल चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा, आज के मॉडरेटर ये थे लेकिन ये थोड़े लेट हो गए, कि प्लीज वाइंड अप करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का एक वंडरफुल सेशन जो कि माशाल्लाह डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से और बेहतरीन अपनी माहिराना राय के साथ और नॉलेज के साथ हमें डिलीवर किया। और जो हम एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं डायबिटोलॉजी का 6 मंथ्स का कोर्स, उसका एक एपिसोड एक आला तरीके से हमारा माशाल्लाह इस्लाम को पहुंचता है। हम सब अपने चेहरे की हिफाजत करते हैं, खूबसूरती को देखते हैं, हाथों की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन शुगर के मरीज के लिए कहा जाता है कि वो अपने चेहरे से ज्यादा अपने पाँव की हिफाजत करे, उसका ख्याल रखे। और उसके लिए एक चीज जो हम उसको बता सकते हैं वो ये है कि हफ्ते में एक दफा कम से कम बिल्कुल पाँव नंगे करके, जूते उतार के, सॉक्स उतार के, शीशा नीचे रख के, तो नीचे ऊपर सारा उंगलियां खोल के एक एक चीज उसको चेक करें। तो ये एक बड़ा आसान और एक सिंपल सा मैसेज है जो अभी जो है ना हम अपने पेशेंट्स को जो है ना हमें ज़रूर कहना चाहिए। और इसके साथ ही मेरा ख्याल है आज का सब कुछ अब अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो चुका है और सब कुछ डिलीवर हो चुका है। और आप सब माशाल्लाह, ये सिर्फ एक रिमाइंडर था जो आप सब लोगों को डॉक्टर साहब ने, अर्शद साहब ने और बाकी सब लोगों ने, डॉक्टर अल्ताफुर रहमान साहब ने फैसलाबाद से जो डिलीवर किया है। और अब ये है कि लंच जो है वो डाइनिंग हॉल में रेडी है और वो आपका इंतज़ार कर रहा है बड़ी बेसब्री से, आपकी तरह। प्लीज़